लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। बहुत शानदार तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे। बहुत शानदार तरीके से आप लोग एडवांस मैथ पे अपनी पकड़ बना रहे होंगे। कानाराम चौधरी हैं, शिव प्रताप सिंह हैं, आकांक्षा कुमारी हैं, पारस रावत हैं, कुलदीप सिंह हैं, लक्ष्मी यादव हैं, नेहा पाल हैं, आदर्श हैं, अंशिका हैं, मोहन हैं, किरण हैं, राहुल मीना हैं, सोनम चौधरी हैं, निक्कू है, मोहम्मद अफसर हैं, साहित्य पटेल हैं, कामनी द्विवेदी हैं, अनुराग हैं, सुनील वर्मा हैं, योगेश यादव हैं, लोकेंद्र यादव, अंकित। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कितने बच्चों ने क्वेश्चन जो है वो कल सॉल्व किया था? कितने बच्चों ने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाया था? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। सब कुछ कैसे रुक गया भाई? चलेगा, चलो देखो। दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ जो है वो समरूप हैं। दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के समरूप हैं, है ना? एक सेकंड का वेट करेंगे। ट्राइंगल हैं आपस में एक दूसरे के समरूप हैं। एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 इकाई के बराबर है, 15 यूनिट है। अगर एबीसी की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, हम आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे एबीसी की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। क्या सबसे छोटी भुजा की वैल्यू जो है वो 15 दी हुई है? यानी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 की वैल्यू 15 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू सबसे छोटी भुजा 15 होगी, 4 की वैल्यू दूसरी भुजा 20 होगी और 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। क्या ये त्रिभुज एबीसी की भुजाएं आ जाएंगी? डीएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है ना? तो डीएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? अच्छा मुझे ये बताइए, एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया की बात करूं, अगर एबीसी का एरिया लूं मैं प्यारे दोस्त और एरिया लूं डीईएफ का, तो उसने कहा है जो एरिया है डीईएफ का वो एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। यही तो बोला है उसने। कहा है डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। तो एबीसी का क्षेत्रफल अगर मैं 2 मान लूं तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या ये मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है वो एरिया का रेशो दिया हुआ है? अगर एरिया के रेशो का अंडर रूट निकाल दूंगा तो ये साइड का रेशो आ जाएगा, यानी ये साइड का रेशो आपके सामने आ चुका है। उसने कहा है कि डीएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या है? अगर एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 25 है, एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो डीएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या आएगी? मुझे नहीं पता मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 25/√2 आ जाएगी। अगर एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 25 है तो डीएफ की सबसे बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 25/√2 आ जाएगी। 25/√2 आ जाएगी, है ना भाई? थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एबीसी की भुजाओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3, 4, 5, सबसे छोटी भुजा 15 दी हुई है, तो 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 25। उसने कहा है डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है। अगर एबीसी का क्षेत्रफल 2 है तो इसका आधा ये 1 हो जाएगा, और क्षेत्रफल के रेशो का अंडर रूट कर देंगे तो यही साइड का रेशो आ जाएगा। क्योंकि हमें डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो एबीसी की भी सबसे बड़ी भुजा लेनी पड़ेगी। अपॉन में डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा एक्स मान ली।
ये भुजा का रेशो है, ये भी भुजा का रेशो दिया हुआ है, दोनों बराबर लिख दिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 25/√2 आ जाएगी। कितना, 25/√2 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई, हाँ एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमें रेशो चाहिए होगा। टाइप 10 है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों को पढ़नी है। कल भी मैंने बताया था, अगर किसी भी ट्राइंगल का हेडिंग डालिए कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। सर्वांग समता हम लोग देखने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग देखने वाले हैं, इसे कहा जाता है सर्वांग समता। सर्वांग समता हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, कल हम लोगों ने मेरे भाई क्या जाना था, कल हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त कुछ प्लान बनाया था संजीव सर के साथ मिलकर सीजीएल के लिए। अभी 5 बजे दोनों की हमारी मीटिंग है, ठीक है, करेंगे। मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि कल हम लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ा। सिमिलरिटी में हम लोगों ने एक बात जानी कि अगर दो फिगर मेरे पास हैं, उनकी शेप एक जैसी है, लेकिन मेरे भाई साइज जो है वो डिफरेंट है, तो ऐसी फिगर को हम लोग सिमिलर कहते हैं। और जब दो फिगर सिमिलर होती हैं, चाहे वो कोई सी भी प्रॉपर्टी से हो, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से हो, ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से हो, या एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से हो, अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ऑलवेज इक्वल होता है। जो मेरे भाई उनकी साइड का रेशो होता है वही उनके पेरीमीटर का रेशो होता है, परिमाप का रेशो होता है। जो साइड का रेशो होता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशो आपके सामने आ जाएगा। इन बातों पर कल हम लोग चर्चा कर चुके थे। बात आती है अब कॉन्ग्रुएंसी की मेरे प्यारे दोस्त। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है मेरे भाई एक जैसा। सर्वांग समता मतलब एक जैसा, यानी कि जब जिसे हम फोटोकॉपी इमेज कहते हैं, सर्वांग समता को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकॉपी इमेज बोलते हैं। क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी फोटोकॉपी इमेज बोलते हैं। सर्वांग समता को ही हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फोटोकॉपी इमेज कहते हैं। फोटोकॉपी कैसी निकल के आती है, अगर एक पेज आपने फोटोकॉपी के लिए डाला तो वो वैसा ही निकलेगा जैसा ये पेज था। तो बिल्कुल एक जैसी इमेज जो होती है वो फोटोकॉपी इमेज यानी कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चीज कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होगी। जो भी चीज कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होगी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा और साइड भी इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे मेरे भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करूं कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हैं, मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये दो ट्राइंगल हैं, और मैंने आपसे कहा ये वाली साइड जैसे ABC है और ये वाला ट्राइंगल जो है वो DEF आप लोगों को दिया हुआ है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि AB जो है वो DE के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। मैंने कहा BC जो है वो EF के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है मेरे भाई। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं AC जो है वो DF के बराबर है, भाई टाइम हाइड कर देना, इस पे वो लगा दो लोगो। AC जो है वो DF के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। अगर तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं तो ये ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से, साइड 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 की प्रॉपर्टी से मेरे भाई दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इसका सब कुछ उसके सब कुछ के समान हो जाएगा, तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये पहली प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने आपके सामने एक लाइन और बोली, मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे प्यारे दोस्त ये कहा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल आप लोगों के सामने दिए हुए हैं और मेरे प्यारे दोस्त ये दो एंगल इक्वल हैं, ये दो एंगल इक्वल हैं, इन दोनों एंगल्स के इक्वल दिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं कहूं कि इन दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली ये रेखा भी बराबर दी है, ये रेखा भी बराबर दी है,
तो मेरे प्यारे दोस्त एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे, ये मेरे प्यारे दोस्त एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इनसे जुड़ी हुई भुजा भी मेरे प्यारे दोस्त इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये मेरा एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है, एबीसी जो है वो मेरा एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ये दूसरा ट्राइंगल मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है DEF। अगर ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इन दोनों ट्राइंगल की ये दोनों साइड बराबर हैं और इनके बीच का एंगल भी बराबर दिया हुआ है। बात को समझिएगा, अगर ये दोनों साइड इन दोनों साइड के बराबर हैं और इनके बीच का, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये है, अगर दोनों साइड बराबर हैं और उनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप डबल ए एस की प्रॉपर्टी से जो है, डबल ए एस की प्रॉपर्टी से जो है वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस पहचानना ये है कि दोनों एंगल और उनसे जुड़ी हुई भुजा जो है वो बराबर होनी चाहिए, और दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर दिया हुआ है तब भी दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल रेशो होगा तो वो केवल सिमिलर होंगे मेरे भाई। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा जो 2024 में आपसे पूछा गया है। आज बुक आ गई है सर असम में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिव्यू जरूर दीजिए, जब बुक आपके पास पहुंचे तो एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाइए। कहीं भी कुछ भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं तो उसकी लिए बुक का रिव्यू जरूर दीजिए, है ना। बुक में कुछ कमी है तो उस कमी को जरूर बताइएगा। अच्छा, अगर बुक बढ़िया है, क्या चीज अच्छी लगी है तो उस पर अच्छा जरूर बताइएगा, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। Which of the following criteria cannot be used to prove that two triangles are congruent? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करती है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, हमने डबल एंगल साइड की प्रॉपर्टी जानी, इससे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इससे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। हमने एंगल एंगल एंगल, ये कभी भी अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे भाई। भुजा भुजा तीनों साइड इक्वल हैं तो वो निश्चित ही कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर मेरे प्यारे दोस्त साइड एंगल साइड बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस प्रॉपर्टी से भी हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रॉपर्टी से हम लोग दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते? अगर ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंगल 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 की प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो इससे हम नहीं बता सकते, इससे हम नहीं बता सकते कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस AWO TPO में आपसे पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, अगर ABC जो है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट है, अगर ABC जो है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो क्या कह रहा है, EF किसके बराबर, EF कितना होगा? अच्छा ये बताइए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो याद रखना AB जो है वो DE के बराबर होगा, BC जो है वो EF के बराबर होगा। तो EF की वैल्यू पूछ रहा है तो वो BC के बराबर होगा, और BC की वैल्यू 6 आप लोगों को दी हुई है। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो 6 आप लोगों को दी हुई है। तो ये BC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा।
EF की वैल्यू पूछी है तो वो BC के बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा दोस्त 6 सेंटीमीटर। बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब नहीं, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट नहीं हम प्रूव कर सकते। चलिए फटाफट बताइए। इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB 6 मीटर है, BC 8 मीटर है, AC 10 मीटर है। इन ट्राइंगल PR 8 मीटर है, PQ 10 मीटर है एंड RQ 6 मीटर है। ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से भाई तीनों साइड जो है, अगर AB 6 है तो यहां RQ 6 है, मतलब यहां मैं AB लिखता हूं तो यहां मुझे RQ लिखना पड़ेगा। ठीक है, BC 8 है तो यहां PR 8 है, BC 8 है तो यहां PR 8 है। मेरे भाई आपको क्या लिखना पड़ेगा? BA। BC 8 है तो PR 8 है, BC 8 है तो PR 8 है। बच्चे ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये AB कितना दिया हुआ है? AB दिया हुआ है 6 मीटर। दूसरे ट्राइंगल में 6 मीटर क्या है? RQ है। RQ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 मीटर आप लोगों को दी हुई है। पहले वाले में BC कितना है? 8 मीटर दिया हुआ है। दूसरे वाले में PR कितना है? वो 8 मीटर दिया हुआ है। अगर पहले वाले में देखूं तो AC कितना है? 10 मीटर है। AC कितना है? 10 मीटर है। तो यहां 10 मीटर क्या दिया हुआ है? PQ जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। अब कौन से ऑप्शन में ये दोनों जो है वो बराबर लिखे हुए हैं, ये देखना है आपको। ठीक है, ट्राइंगल BCA ट्राइंगल RPQ के सर्वांग सम है। सर्वांग सम तब होगा जब BC जो है वो RP के बराबर होगा। BC RP के बराबर है, बिल्कुल सही है। CA जो है वो PQ के बराबर होगा, CA जो है वो PQ के बराबर है। BA जो है वो RQ के बराबर होगा, BA जो है वो RQ के बराबर है। यानी पहला ही बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, पहला ही बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या AB PR के बराबर है? क्या AB PR के बराबर है? नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। क्या AB जो है वो PR के बराबर है? AB PR के बराबर नहीं है, QR के बराबर है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या BC जो है वो PR के बराबर है? BC जो है वो PR के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, BC जो है वो PR के बराबर है। क्या AB जो है वो PQ के बराबर है? AB PQ के बराबर नहीं है, RQ के बराबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। आपने बताया नहीं वर्ग 2 में भी काम आएगा मैथ्स है, ये क्या है? वर्ग 2 पता नहीं क्या समझ में नहीं आया। वर्ग 2 और घन 2 का मतलब समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो बताइए, क्या कहना चाह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाहते हैं। देखिए ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल PQR में AB क्या है, इसे सर्किल कर देते हैं। AB बराबर 7 है तो PQ बराबर 7 है, ये दोनों भुजा बराबर है, इन्हें सर्किल कर देते हैं। ठीक है भाई, BC बराबर 8 है, इन्हें स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में ले लेते हैं। BC 8 है और QR भी 8 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं AC 9 है, इन्हें ट्राइंगल के फॉर्म में ले लेते हैं, इन्हें ट्राइंगल के फॉर्म में ले लेते हैं। AC 9 है और यहां PR भी 9 है मेरे प्यारे दोस्त, ये PR भी 9 है। अब वो कह रहा है कि कौन सा जो है वो मामला सेट बैठ रहा है। यहां देखिए AB किसके बराबर है? QR के बराबर। AB क्या QR के बराबर है? नहीं जी, PQ के बराबर है, ये जवाब नहीं होगा। AB QR के बराबर है, AB PQ के बराबर है, ये जवाब नहीं होगा। AB
PQ के बराबर है ना जी, QR के बराबर है, ये जवाब नहीं होगा। AB जो है वो PQ के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। BC जो है वो QR के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और AC जो है वो PR के बराबर है, AC जो है वो PR के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी 2025 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 बताइए क्या होगा दोस्त? आ जाएगी कृष्णकांत, आ जाएगी मेरे भाई। बताइए। सर आज क्लास थोड़ी छोटी लीजिएगा, आज छठ पूजा है। सबसे पहले छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टाइम निकाल के जब मन करे तब क्लास ले लेना, है ना? ठीक है, जब तक भी लेते हैं दोस्त, है ना, ऐसे मत बोला करो, रोज ही त्योहार होते हैं। ठीक, आप थोड़ा सा फिर भी टाइम निकालिए, ये भी चीज जरूरी है। त्योहार भी बहुत जरूरी है सेलिब्रेट करना, लेकिन ये भी चीज जरूरी है। एबीसी और XYZ दो सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम त्रिभुज है तो भैया सब कुछ बराबर है। एंगल ए एंगल एक्स के बराबर, एंगल बी एंगल वाई के बराबर, एंगल सी एंगल जेड के बराबर, ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर, बी सी जो है वो वाई जेड के बराबर, ए सी जो है वो एक्स जेड के बराबर। सब कुछ बराबर है मेरे भाई। ठीक है, एंगल ए बी सी का रेशो, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 4 4 8 2 10। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक की वैल्यू 18 आ जाएगी, दो की वैल्यू 36 आ जाएगी, चार की वैल्यू 72, एक बराबर 18 तो 4 बराबर 72, 4 बराबर 72 आ जाएगा। आ गया। उसने ये कहा है एंगल एक्स बताइए, एंगल एक्स किसके बराबर है? एंगल ए के, और एंगल ए कितना आया है? 36 प्लस एंगल जेड बताइए, एंगल जेड सी के बराबर है और सी कितना है? 72। तो मेरे भाई दोनों का योग आपसे पूछना चाह रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? जवाब जो है, हाँ जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, जवाब जो है वो 108 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 आपके सामने है। फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। हाँ, जून तक हो जाएगा सिलेबस, हो जाएगा, उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। 2 क्लास मैंने तभी चला रखी है, 2 क्लास मैंने तभी चला रखी है। बेटा कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों एंगल्स बराबर होंगे। एडवांस मैथ में जो टॉपिक हैं क्या वो CGL CHSL के प्री में आएंगे? बिल्कुल आते हैं। बताइए, दिया गया है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रेंस है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB 5 है तो निश्चित ही PQ भी 5 होगी। एंगल B 40 है, एंगल B 40 है तो एंगल Q भी 40 होगा। एंगल A 80 है, एंगल A 80 है तो निश्चित ही एंगल P भी 80 होगा। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। PQ की लेंथ हमें देखनी है। अगर PQ की लेंथ जो है वो AB के बराबर होगी, AB अगर 5 है तो निश्चित ही PQ भी 5 होगा। तो यहां भी PQ 5 है, यहां भी PQ 5 है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, QR वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, QR वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि QR की वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब हमें BC की वैल्यू दी होगी। अब आप एक बात समझिए, एंगल B जो है वो 40 डिग्री आप लोगों को दिया है, एंगल A जो है वो 80 दिया है, तो 80 और 40 120, इन दोनों का सम 120 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो निश्चित ही R की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री हो जाएगी। यानी कि PQ की वैल्यू तो इसके बराबर आ गई, 5 आ गई,
और आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 60 के बराबर आएगी। आर की वैल्यू 60 के बराबर आएगी तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन में 3 एंगल के बराबर वाली प्रॉपर्टी गलत क्यों हुई सर? बेटा तीनों साइड भी बराबर होंगी, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर दो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सब कुछ बराबर होता है। लेकिन बस अगर आप मुझसे ये कह दें कि एक त्रिभुज के 3 एंगल दूसरे त्रिभुज के 3 एंगल्स के बराबर हैं, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। आइए समझिए, उसने कहा है ट्राइंगल पीक्यूआर जो है वो ट्राइंगल एमओएन के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है मेरे भाई। एंगल पीक्यूआर जो है वो 82 डिग्री है, यानी क्यू की वैल्यू 82 है तो निश्चित ही ओ की वैल्यू भी 82 ही होगी, निश्चित ही ओ की वैल्यू भी 82 होगी, हो जाएगी। क्यू आर पी 47 डिग्री है, क्यू आर पी यानी आर की वैल्यू 47 है तो एन की वैल्यू भी, एंगल एन की वैल्यू भी 47 डिग्री हो जाएगी, 47 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं कि आर पी क्यू एंगल पी की वैल्यू 51 है तो निश्चित ही एंगल एम की वैल्यू भी 51 हो जाएगी। क्या तीनों एंगल्स आपके सामने आ चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुके हैं। अब आगे देखना, क्वेश्चन ने कहा है एंगल एम ओ एन, ओ की वैल्यू 82 दी हुई है और अगर मैं देखूं तो ओ की वैल्यू 5/-8 आप लोगों को दी हुई है, तो ये -8 है, इधर आके +8 हो जाएगा। 82 और 8 90 हो जाएगा और 90 की वैल्यू 5y है तो y की वैल्यू 18 हो जाएगी, y की वैल्यू 18 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्यूआर की वैल्यू 24 है, छोड़ो ना। ओ एन की वैल्यू 3x + y है। ओ एन किसके बराबर रहेगा? क्यूआर के बराबर रहेगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ओ एन की वैल्यू क्यूआर के बराबर रहेगी तो क्यूआर कितना है? 24 है और ओ एन कितना दिया है? 3x + y दिया है और y की वैल्यू 18 है, हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये प्लस का 18 है, इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा तो 24 में से 18 जाएंगे, 6 बचेगा और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू 2 है, वो दोनों का सम आपसे पूछना चाह रहा है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो दोनों का सम जो है वो 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक मेरा भाई आया है करण सैनी, है ना, ये तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे आप कमियां निकालोगे, बार बार कमियां निकालोगे, कि आकाश गुरु जी तो 4 बार समझाते हैं, आप एक बार क्लास एक बार समझा के पल्ला झाड़ रहे हो, मतलब ये पल्ला झाड़ना क्या होता है, मैं इस चीज को इसलिए क्लास में डिस्कस कर रहा हूं बाकी बच्चों को भी पता चले पल्ला झाड़ना क्या होता है। कोर्स हमें 5 महीने 4 महीने में ही खत्म कराना है। आप ही वो विद्यार्थी होंगे जो सबसे पहले ये बोल के लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे कि जी कोर्स तुमने 10 महीने में कराया है। जब आपको ये पता है, इस दिमाग में थोड़ा सा ना मैच्योरिटी लेके आइए, थोड़ा सा होशियार बनिए, है ना, पागलों जैसी हरकतें हम लोगों को नहीं करनी है। जब आपको ये पता है कि हमारे पास वीडियो रहेगी, हमारे पास वीडियो रहेगी, तो मेरे प्यारे दोस्त उस वीडियो को चाहे आप लाख बार देखो चाहे 1000 बार देखो, क्या फर्क पड़ता है? अजीब, मतलब अजीब करते हो यार, इतनी मेहनत से इतना मन से सोच के आता हूं।
चलो कर दिया इग्नोर। देखो बेटा, पता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप लोगों को इग्नोर करना। ठीक है, मैं चाहूं तो आते ही स्टार्ट हो जाऊं, चीजों को समझाऊं और चला जाऊं। लेकिन मैं आप लोगों से अटैचमेंट क्यों फील करता हूं? मैं आप लोगों से अटैचमेंट इसलिए फील करता हूं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत बच्चे, बहुत आराम से चीजों को सॉल्व कराऊं। ठीक है, देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे की सारी चीज बराबर है। बराबर कैसे हैं? एंगल P जो है वो एंगल M के बराबर है, एंगल Q जो है वो एंगल O के बराबर है, एंगल R जो है वो एंगल N के बराबर है। सबसे पहले ये समझो, PQ भुजा जो है वो MO के बराबर है, QR भुजा जो है वो ON के बराबर है, PR भुजा जो है वो MN के बराबर है। इतनी सी बात समझो। अगर उसने ये वाली वैल्यू y के टर्म में दी हुई है, O एंगल जो है वो ये दिया हुआ है, O एंगल किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। और Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 82, यानी इसकी वैल्यू हमें 82 दी हुई है। 5y माइनस 8 की वैल्यू 82 है, 5y माइनस 8 की वैल्यू 82 है, -8 है, उधर जाके +8 हो जाएगा। 82 और 8 90 होते हैं, 5 से डिवाइड करोगे, y की वैल्यू 18 हो चुकी है। अब 18 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट लगा दो, डी आ जाएगा। 18 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, या फिर आप ऐसे कर लो कि अब आप यहां देखो ON जो है वो QR के बराबर है और QR की वैल्यू 24 दी है, तो ये 24 के बराबर लिख दो। 3x प्लस y की वैल्यू 24, y की जगह 18 आपने रख दिया, 18 प्लस है, उधर जाके माइनस आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरे भाई दोनों का योग पूछ रहा है, x की वैल्यू 2i है, y की वैल्यू 18 है, 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? ट्राइंगल DEF में DE जो है वो 12 सेंटीमीटर है, EF जो है वो 15 सेंटीमीटर है। फोटो बना के दिखा देता हूं। ये ट्राइंगल DEF है, ये ट्राइंगल DEF है, और DE जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, EF जो है वो 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, DEF जो है ये 90 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। जब 90 डिग्री दिया है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। 90 डिग्री दिया है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये D है, ये E है, ये F है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, DE 12 दिया हुआ है, EF जो है वो 15 दिया हुआ है। DEF XYZ के सर्वांग सम है, यानी कि XYZ के सर्वांग सम है, तो निश्चित ही XYZ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। YZ की वैल्यू जो है वो 15 दी हुई है, निश्चित ही ये वैल्यू 12 होगी। और आप लोगों से XZ की लंबाई पूछी है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? अगर आप कर्ण निकालना चाहते हैं, हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं, तो उसका वर्ग करेंगे तो वो इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग के बराबर आएगा। इसका वर्ग 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। तो XZ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 4 9 4 2 6 369 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और अगर आप इसे स्क्वायर हटा देंगे, आप इसे लिखना चाहें तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो क्या XZ की वैल्यू 3√41 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। अगर ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, सर्वांग सम है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। निश्चित ही ये दोनों भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है। ठीक है, चलिए
मेरी बात समझ में आ गई ना? दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 15 है, ये भी 15, ये 12 है, ये भी 12। जब किसी भी समकोण त्रिभुज के दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकालनी हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम XZ की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3√41 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सिमिलरिटी पढ़ी, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, अब हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम क्या होती है। सिमिलरिटी पर ही बेस्ड थ्योरम है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसे टाइप करा के लाया हूं, टाइप नहीं करा के लाए हैं, तो मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं। थेल्स थ्योरम को एक बार मेरे प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। आप लोगों ने 10th में पढ़ी होंगी, जब आप 10th क्लास में होंगे तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम। वो क्या थी? आप जवाब देना कि हाँ यही थ्योरम थी या नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर आपके पास एक एबीसी ट्राइंगल है और यहां कहीं हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसके पैरेलल लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया DE। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार इस छुटके वाले त्रिभुज को थोड़ा सा देखिएगा और एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज को थोड़ा सा देखिएगा, आपको कुछ समानताएं नजर आएंगी। आपने कहा जी कौन सी समानताएं नजर आएंगी? मैंने आपसे कहा कि छोटे वाले ट्राइंगल का, इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या इस बड़े वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर होगा? तो आपने ये कहा कि कैसे बराबर होगा बेटा? जब ये दो पैरेलल लाइन है तो क्या ये ट्रांसवर्सल का काम करेंगे? और ट्रांसवर्सल में मेरे भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ट्रांसवर्सल में ये पैरेलल लाइन जब ये है, ये ट्रांसवर्सल होगी तिर्यक रेखा, एक ही साइड दोनों कोण है, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हो जाएंगे? क्या ये इसके संगत कोण हो जाएगा? ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये तीसरा वाला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई ये तो इसमें भी है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से जब तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, एक ट्राइंगल के तीनों कोण दूसरे ट्राइंगल के तीनों कोण के बराबर हो जाते हैं, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त वह त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं? सिमिलरिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, जब ये दोनों ट्राइंगल, आपने छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल ए लिखा, बड़े वाले ट्राइंगल का भी एंगल ए लिखेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल का डी लिखेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल का बी लिखेंगे, और छोटे वाले ट्राइंगल का अगर आप ई लिखते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल का बी सी लिखेंगे। क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे? अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो आप क्या कहेंगे? AD अपॉन इधर भुजा AB लेनी पड़ेगी, DE अपॉन इधर भुजा BC लेनी पड़ेगी, और अगर AE लेते हैं तो इधर भुजा हम लोगों को AC लेनी पड़ेगी। क्या इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा? और अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा इक्वल तो इसी को थेल्स थ्योरम कहा जाता है। थेल्स थ्योरम आपसे यह कहती है कि जो इन दोनों का रेशो होगा, यानी अगर इन दोनों का रेशो 1:2 है तो निश्चित ही इन दोनों का रेशो भी 1:2 होगा। जो इन दोनों साइड का रेशो होगा, इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो होगा, वही रेशो इन दोनों साइड का भी होगा। थेल्स थ्योरम यह कहती है। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं, कभी भी क्वेश्चन में आपसे यह कह दिया जाए कि ये मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक समांतर रेखा खींची गई है, तो आप समझ जाना कि अगर ये मध्य बिंदु है ना, तो जितनी ये साइड होगी उसकी हाफ जो होगी वो ये होगी, DE जो होगी वो BC/2 होगी। अगर ये मध्य बिंदु है तो, अगर ये मिड पॉइंट है तो
ये वाली लंबाई जो है इस वाली लंबाई की हाफ होगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, वहां से पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 152 बताइए। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हमेशा सामने वाली रेखा की लंबाई की हाफ होती है। अगर मध्य बिंदु नहीं है तो रेशो बराबर होता है। देखिए, त्रिभुज PQR में सबसे पहले आपने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज PQR। बिंदु S और T क्रम से भुजा PQ और PR पर स्थित है। PQ पर स्थित है S, PR पर स्थित है T। ये लाइन ड्रॉ कर दी। ST जो है वो QR के पैरेलल है। अगर ये वाली रेखा इसके पैरेलल है तो निश्चित ही ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप होगा। जो इन दोनों का रेशो होगा वही इन दोनों का रेशो हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, यदि PS और SQ, PS 4 दिया है, SQ 7 दिया है, PR 3.3 है, ये वाला 3.3 दिया है, तो PT का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अभी आप थेल्स थ्योरम पढ़ के आए हैं, अगर इन दोनों का रेशो 4:7 है तो इन दोनों का रेशो भी 4:7 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी लेंथ 11 आएगी और उसने पूरी लेंथ 3.3 दी है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 0.3 के बराबर हो जाएगी? अगर एक बराबर 0.3 तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 1.2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई पीटी की लेंथ कितनी आ जाएगी, पीटी की लेंथ 1.2 आ जाएगी। पीटी की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे पीटी की लेंथ जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1.2 निकल के आ जाएगी। जो रेशो इन दोनों का होता है गुड्डा, वही रेशो इन दोनों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने CHSL 2024 में आपसे पूछा गया, बताइए, पढ़िए क्वेश्चन आराम से। बताइए, देखिए ट्राइंगल ABC में D और E क्रम से भुजा AB और AC पर दो बिंदु हैं। एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है A, B और C। एक पॉइंट D है और एक पॉइंट E है। ठीक है, DEBC के समानांतर है। जैसे ही पैरेलल बोला तो आपके समझ में आ गया, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। AD और DB का रेशो कितना है, 3:5 दिया हुआ है, निश्चित ही ये भी 3:5 रहा होगा। AC की लंबाई 5.6 है, इस पूरे की लंबाई 5.6 आप लोगों को दी हुई है। मेरे हिसाब से पूरे की लंबाई 8 है, उसने 5.6 दी है, एक पार्ट की वैल्यू 0.7 है, तो उसने कहा AE का मान बताओ, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 0.7 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। एक बराबर 0.7 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, वो 2.1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 154। कल से आप लोगों के सेंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे। सेंटर्स यानी कि जिन्हें हम लोग इंसेंटर भी कहते हैं, सेंट्रोइड भी कहते हैं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर,
बस आपके सेंटर्स रह जाएंगे, वो सेंटर्स कवर हो जाएंगे अगले 2-3 क्लास में। ठीक है, फिर आपका सर्किल चलेगा, ट्राइंगल वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ट्राइंगल पीक्यूआर में, एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, AB भुजा क्यूआर के समानांतर है, AB भुजा क्यूआर के समानांतर है। जैसे ही समानांतर बोला, इन दोनों का जो रेशो होगा वही रेशो इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, AB भुजा PQ और PR को क्रमशः A और B पर प्रतिच्छेद करती है। PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ 24 दी है। AQ की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है। अगर ये 6 है, 24 में से 6 जाएगा तो ये 18 बच जाएगा। BR की वैल्यू ये 7 दी हुई है, तो भुजा PR की लंबाई कितनी है? ये भुजा PR की लंबाई कितनी है, इसे X मान लेते हैं। ठीक है, जो इन दोनों का रेशो होगा 18/6 का रेशो होगा, वही इन दोनों का रेशो होगा X/7। 6 तिया 18, 7 तिया 21, यानी ये वाली भुजा 21 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अगर ये वाली भुजा 21 है, ये वाली भुजा 7 है, तो पूरी मिला के कितनी हो जाएगी? 21 और 7 28 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू 2023 में आपसे पूछा गया, बताइए। सीपीयू 2023 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ट्राइंगल LMN में OP भुजा MN के समानांतर खींचा गया है। क्वेश्चन ने कहा है एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है LMN, इसमें जो OP भुजा है वो MN के समानांतर खींचा गया है, ये पैरेलल खींचा गया है OP भुजा जो है। OP भुजा LM और LN को क्रमशः O और P पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। LM की वैल्यू 15 है, ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। OM की वैल्यू 4 है, ये 4 है, 15 में से 4 जाएगा तो ये 11 बच जाएगा। PN की वैल्यू 5 है, तो भुजा LN की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता है, इसको हम X मान लेते हैं। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। ठीक है, जो इन दोनों का रेशो होगा 11/4 का, वही इन दोनों का रेशो होगा X/5 का। 11 पंजे 55/4 हो जाएगा, यानी X की वैल्यू 55/4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 13.75, यानी ये वाली लेंथ जो है वो 13.75 हो जाएगी। अब आपसे वो क्या कह रहा है? भुजा LN की लंबाई बताइए, यानी वो पूरी लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर ये 13.75 है, ये 5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो लेंथ पूरी कितनी आ जाएगी? 18.75 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 18.75 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC में BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है। आपने कहा अच्छा, ABC एक ट्राइंगल है और BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजा AB और AC को S और T पर कट करती है। ठीक है, AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 8.3 सेंटीमीटर दी गई है। BC बराबर 16.6 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 16.6 सेंटीमीटर दी गई है। BS बराबर 5.3 सेंटीमीटर है, तो ST की लंबाई आपसे पूछी है।
ये क्या कह रहा है सर? अभी तो तुमसे आप स्वयं बता रहे थे और अब यहां 15 से 18। थ्योरी क्लास कराकर एक्सप्लेन कीजिए। अब कहाँ था भाई अब तक? चलिए, जब ये इसके समांतर है तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ये मैं पहले बता के आ चुका हूं आप लोगों को। छोटे वाली भुजा अगर 5.3 लेते हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा हमें 8.3 लेनी पड़ेगी। अगर छोटे वाले की भुजा हम x लेते हैं तो बड़े वाले की भुजा हमें 16.6 लेनी पड़ेगी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है, तो अगर इस छोटे वाले की ये भुजा लोगे तो बड़े वाले की ये भुजा लेनी पड़ेगी। छोटे वाले ट्राइंगल की ये भुजा लोगे तो बड़े वाले ट्राइंगल की ये भुजा लेनी पड़ेगी। वही क्लियर? पॉइंट से पॉइंट कट गया। 83 दूनी 166 होते हैं, 0.2 बार कट गया। 53 दूनी 106 होते हैं, यानी ये x की वैल्यू 10.6 हो जाएगी। ये x की वैल्यू 10.6 हो जाएगी, है ना? तो उसने एसटी की ही लंबाई पूछी है, उसने एसटी की ही लंबाई पूछी है तो 10.6 आएगी, है? अच्छा, ए बी की वैल्यू 10.3 सही तो है। बी सी की वैल्यू 16.6 है। बी एस की वैल्यू, ओहो गलती हो गई, ये थोड़ी सी गलती यहां ये हो गई कि भाई साहब वो बी एस की वैल्यू दी हुई है, ये बी एस की वैल्यू दी गई है। बी एस की वैल्यू 5.3 है। अगर बी एस की वैल्यू 5.3 है, बी एस की वैल्यू 5.3 है, टोटल 8.3 है, उसमें से 5.3 चला गया तो ये 3 बच जाएगा। अगर छोटी वाली भुजा 3 है, बड़ी वाली भुजा 8.3 ले लेंगे। छोटी वाली भुजा x है तो बड़ी वाली भुजा 16.6 ले लेंगे। 83 दूनी 166 होते हैं, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अभी आप बताए थे एस टी बराबर बी सी बाई 2 होता है। सुन लिया करो पूरी बात। एस टी बराबर बी सी बाई 2 होता अगर एस और टी मिड पॉइंट होते, मध्य बिंदु होते, मिड पॉइंट होते, मध्य बिंदु होते। याद करो मेरी उस बात को जहां मैंने ये बताया था, जहां हमें बताया था, जहां हमने डिस्कस किया था, वहां यह बताया था कि ये वाली साइड इसकी हाफ होगी। कब होगी? जब मेरे भाई ये दोनों मध्य बिंदु होंगे, मध्य बिंदु होंगे, मिड पॉइंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट CHSL 2024 में आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 157। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई, ये ट्राइंगल एबीसी है। डी और ई भुजा AB और AC पर बिंदु इस प्रकार हैं, AB पर D है, AC पर E है, इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC के। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त उसने पैरेलल बोला, जैसे ही उसने पैरेलल बोला, मेरे समझ में एक बात आ गई कि मेरे भाई ये छुटका वाला त्रिभुज जो है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है। AD की वैल्यू x दी गई है, DB की वैल्यू x माइनस 3, AE की वैल्यू x प्लस 3 और EC की वैल्यू x माइनस 2। तो x का मान ज्ञात करिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आप जानते हैं इन दोनों साइड का रेशो इन दोनों साइड के रेशो के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगा। अब यहां सॉल्व कर लीजिए। x की गुणा x में x स्क्वायर माइनस x की गुणा 2 में 2x, x की गुणा x में x स्क्वायर प्लस x की गुणा 3 में 3x माइनस 3x माइनस 9
भाई x की गुणा x में x², x की गुणा 3 में +3x, -3 की गुणा x में -3x, -3 की गुणा +3 में -9 हो जाएगा। +3x से -3x कट गया, x² से x² कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 9, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, ये 4.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू जो है वो 4.5 हो जाएगी। ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ऑप्शन रख के देखिए, x की वैल्यू 5.2, 5.3 में से 3 घटाइए, इन दोनों का वही रेशो आना चाहिए जो इन दोनों का आ रहा है। ठीक है, चलिए ये बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 158 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ये रहा ट्राइंगल एक्स वाई और जेड। एल और एम क्रम से भुजा एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु हैं, इस बार मध्य बिंदु बोला है। एन रेखाखंड एल एम पर एक बिंदु है, एल एम पर एक बिंदु है, एन जो है एक रेखाखंड एल एम पर एक बिंदु है। एल एन और एन एम का रेशो जो है वो 1:2 दिया हुआ है। यदि एल एन की वैल्यू 5 है, यदि एल एन की वैल्यू 5 है तो वाई जेड का मान क्या होगा? हो, बहुत सिंपल सवाल मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये मध्य बिंदु है तो निश्चित ही ये वाली वैल्यू इसकी हाफ होगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसकी डबल होगी। अगर उसने ln की वैल्यू 5 दिया है, अगर एक की वैल्यू 5 है तो दो की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या 5 और 10 मिला के ये वैल्यू 15 हो जाएगी? हाँ या ना? अगर ये 15 है तो निश्चित ही ये इसकी डबल होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, जब मध्य बिंदु होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाली लेंथ हमेशा इसकी हाफ होती है, तो ये वाली लेंथ इसकी दुगनी हो जाएगी, हो जाएगी। ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। कल हम लोगों का जो पार्ट शुरू होगा वो सेंट्रोइड मीडियन चालू होगा। यहां थोड़ी सी थ्योरम आती है ना, मजा आएगा इसको करने में। और हम कोशिश करेंगे आगे की 2 से 3 क्लास में ट्रायंगल हम लोगों का खत्म हो जाए। ठीक है, कल जुड़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, टाइम से जुड़िएगा। सेंट्रोइड को और मीडियन को कल खत्म करेंगे, परसों इन सेंटर को खत्म करेंगे, एक दिन सरकम सेंटर, और हमें वो चाहिए। तो लगभग 3 दिन का हिसाब किताब जो है वो अभी बचा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मिले फिर कल। बताया नहीं आपने क्या वहां से? चलिए ठीक है भाई साहब, तो मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।